गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हूँ नेहा पटेल एंड आगे हम पढ़ेंगे क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी एक लड़की है जिसकी पुस्तकालय में जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जैसे ही घंटी बजती है तो एक टीचर होता है वहां पे और टीचर ने कहा बच्चों को कि मेरे साथ आइए। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। जो सारे बच्चे थे वो पहली बार लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय जहां पर किताबों का भंडार होता है वहां पर जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमीरा थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमीरा खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। चलो पता लगाएं कि वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। तो अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों से रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यानी कि प्राकृतिक संस्कृत या फिर पुरानी यानी कि वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी सी भिन्न है। जो संस्कृत हमारे स्कूल में पढ़ी जाती है थोड़ा उससे और कठिन है वो संस्कृत, पहले की पुरानी जो संस्कृत है। अब संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा है वो भारोपी यानी कि भारत और यूरोपी। भारोपी का मतलब भारत और यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है यानी कि भारत और यूरोपी परिवार का हिस्सा है। यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं आसामिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी प्रकार परिवार से जुड़ी है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभिक में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, संस्कृत में माँ, हिंदी और मदर। मात्र बोलेंगे तो संस्कृत में जाएगा, माँ बोलेंगे तो हिंदी में जाएगा, अगर मदर बोलेंगे तो इंग्लिश में। शब्द को देखो, है ना। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उप महाद्वीप में दूसरी भाषाओं परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाग परिवारों की पहचान की कोशिश करें कि वो कौन से परिवार की भाषा है और आपके जो आपका सर्कल है उस सर्कल में कौन सी भाषा बोली जाती है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। हम जो किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का मतलब उच्चारण यानी कि बोला जाता था और श्रवण किया जाता था, सुना जाता था और बोला जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। भाई वो प्राक भाषा थी तो वो प्राक भाषा जब आती ही नहीं तो पढ़ोगे कैसे। तो इसलिए वो जिसको आता था वो बोलते थे और जो जिनको नहीं आता था वो सुनते थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं, जो इतिहासकार होते हैं या फिर पुरातत्ववेताओं की तरह की ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं।
लेकिन भौतिक आवेशों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है ना। अब ये जो नदियां हैं आपको पेज नंबर 36 में एक मानचित्र दिया हुआ है, सॉरी पेज नंबर 1 में, पृष्ठ नंबर 2 में मानचित्र 1 में एक एटलस दिया हुआ है, यानी कि मानचित्र दिया हुआ है। तो उसमें से ये दोनों नदियां ढूंढनी है, एक ब्यास और सतलुज। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना वो आपको पेज नंबर 37 में मिल जाएगा। भूर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र कहते हैं नदियों से, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहते हो। नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं की बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना करो। प्रार्थना क्यों कर रहे हो? सॉरी, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तब विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायन की या फिर मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उसे पार कर सकें। तब नदियां कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम असब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। ये वह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व भी दिया गया था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई थी। अब बात करते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि रथ की महत्वपूर्ण थे? जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थनाओं की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उन्हें परिवहन की किन किन साधनों का उल्लेख किया है। पहले तो रथ है, रथ ही चलता था, लड़ियां चलती थी, बस उसके अलावा क्या चल रहा था? रेलगाड़ी तो थी नहीं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 में देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। कोई नदियां देख लेना, एक बार चेक करना, बताना फिर। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जैसे अभी लड़ाई होती है वैसे पहले भी होती होगी जमीन के लिए। अब जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो, कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। उसके बाद में युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। जो शेष धन बचता था आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। यहाँ वे ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। देखो, पहले लोग क्या है कि समूहों में मिलते थे। समूह में एक दो जगह से आगे, फिर दूसरी जगह से आगे, फिर मिलते थे। फिर जिनके पास ज्यादा ताकत होती थी, कुशल योद्धा होता था, उसी को वो अपना राजा चुनते थे या फिर योद्धा चुनते थे, आप ये कह सकते हैं। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा था। जो लोगों का वर्गीकरण है उनके काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऋग्वेद में कहा गया है, ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित,
जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनकी बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। पहले ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा है तो राजा बन जाएगा। अब पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। राजा पूरी जनता का ख्याल रखते थे। अब बात करेंगे, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जन माने लोग, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विस, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। एक पेज चैप्टर नंबर 5 है, उसमें वैश्य के बारे में अच्छी सी कहानी दी हुई है, तो समझ पाओगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भारत जन या विश, भारत जन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना पहचाना लगता है? हाँ बिल्कुल, यदु, यदु माने यदुवंशी, यादव, अहिर। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। अब दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गए। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कि काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। खामोश पहरी कहानी महापाषाणों की। अगले प्रश्न में चित्रों को देखना है आपको। एक शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरस्थल यानी कि एटलस नंबर 2 में देखना पड़ेगा, में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर भी होते हैं। अब बात करेंगे, कई बार पुरातात्विकों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एक ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। अगर वहां पे कोई एक स्टैंड पत्थर मिलेगा सामने ऐसे खड़ा हुआ तो वो कब्र दर्शाते हैं। अगर कोई गोलाकार पत्थर चारों तरफ बिछाए गए हैं तो वो भी कब्रों को दर्शाते थे कि हाँ यहाँ पे कब्र थी। आप पता लगा सकते हैं उसको देख करके। अब इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाई और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाई और कुल्हाड़ियां, नीचे एक कटार। पेज नंबर 40 में देखना, उसमें बहुत सारे चित्र दिखाए गए, वहां से आपको पता लग जाएगा। बात करते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में। क्या पता है आपको? पुरातात्विक यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। अब वो तुमको जो मानचित्र नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 13 में, उसको देखना। उसमें लिखा है, उसमें ना ब्रह्मगिरी को आपको खोजो पहले तो। उसके बाद में यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन भी पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। एक तरफ दूसरा भी कंकाल मिला है जिसमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। इसमें सामाजिक यानी कि रईसी और गरीबी को दर्शाता है कि कौन रिच और कौन पुअर है। जिसको जो रिच है वो सोने के बर्तन के साथ में दफनाया जाता था, तो जो गरीब है वो मिट्टी के बर्तनों के साथ में दफनाया जाता था। तो ये सामाजिक भिन्नता को यानी कि आपकी सोशल डिफरेंस को दर्शाता है, दिखाता है कि पहले भी ऐसा रईसी और गरीबी का टाइम था।
कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी भी थे। कुछ कब्रें, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने यानी दोबारा आ सकते थे। यानी कि जो महापाषाण थे, महामाने बड़े पत्थरों में अधिकांश कंकाल मिले हैं, वैसे एक अधिक कंकाल मिला है। ये बताते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर, यानी कि मान लो किसी की फैमिली में पहले मदर की डेथ हुई तो उसको दफना दिया, फिर फादर की हुई तो फिर उसको दफना दिया, मतलब एक ही जगह अपनी पूरी फैमिली को दफना दिया, है ना। अलग अलग समय पर दफनाया गया है एक जगह पे, लेकिन अलग अलग समय पे जैसे ही लोग मरते हैं वैसे दफनाया जाता रहा वहां पे। ऐसे स्थान पर गोलाकार पत्थर लगाए गए पत्थर या चट्टानों का चिन्हों का काम करते हैं। वहां पे गोलाकार पत्थर या चट्टान बने होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एक परिवार के अलग अलग टाइम पे लोग दफनाए गए हैं, है ना। अब इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, वहां पे उस टाइम पे एक इनाम गांव भी मिला था। इनाम गांव में क्या है, मानचित्र आपने 2 देखा है, प्रश्न नंबर 13 में है। उसने ना इनाम गांव को सबसे पहले ढूंढना, फिर उसके बाद में यहाँ ये भीमा की सहायक नदी, एक भीमा नदी है, नदी नदी घोड़े के किनारे, मान लीजिए यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे, भीमा एक नदी है, उसकी एक सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे घोड़ वाली जो घोड़ नदी है उसके किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क कभी खत्म होते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, उनको ना सीधा लिटा दिया जाता था, उसके बाद उनको दफनाया जाता था, ठीक है। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी में दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, सबके पैर मुड़े हुए थे। एक घर था जिसमें 5 कमरे थे, उसमें एक बक्से में, जो बक्सा था उसमें 4 पैर थे, उस बक्से में एक आदमी को दफनाया गया था। अब बात करते हैं कि क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन। अगर हम कंकालों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या बताएंगे। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन ये बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। जो छोटा कंकाल होता है उसमें बेटा और बेटी में फर्क नहीं कर सकते आप, महिला और पुरुष नहीं डिफाइन कर सकते, यानी कि जेंडर डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते। यह क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, बच्चे पुरुष भी आभूषण पहनते थे, कान में, नाक में, हर जगह पहनते थे, है ना। अब कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी यानी कि हड्डियों की जांच है। जो कि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। जब वो किसी भी स्त्री को डिलीवरी यानी कि कोई भी स्त्री बच्चा कंसीव करती हो तो जो उनका कमर होता है वो उसकी चौड़ाई वो जो होती है वो बढ़ जाती है पुरुषों की चौड़ाई, पुरुषों की कमर से चौड़ाई से ज्यादा, है ना। अब ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 200 साल पहले रचक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर रचक संहिता नाम की किताब लिखी थी। एक पहले कैसे दवाइयां होती थी, पहले एक रचक संहिता नाम की किताब थी, उसके थ्रू देख देख कर वो लिखा था उन्होंने। चरक ने लिखी थी किताब की। चरक एक राइटर है, चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियों में काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। चरक की किताब में 360 हड्डियां हैं, लेकिन अगर आधुनिक किताब की बात की जाए तो उसमें 206 हड्डियां हैं। अब चरक ने दांत भी गिने थे और उसके साथ में
हड्डियों की जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर संख्या बताई थी, है ना। अब बात करते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विकों को गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, चावल, मटर और तिल के बीज मिले। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा। खरहा जानते हो भाई? खरहा यानी कि खरगोश को बोलते हैं। नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती थी। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। एक एटलस, एटलस का मतलब मानचित्र। मैं चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सही बताते होंगे। अब ये राजा शहरों के महल बनाकर रहते थे। जो शहर जो आज के शहर है ना, उन शहरों में ये जो राजा थे वो महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते। नक्काशी किए हुए बर्तन तो थे मिट्टी के, लेकिन वो लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब तुम कल्पना करना, सोचना कि तुम 300 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहते हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। ये बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? और ऋग्वेद का राजा और इन राजाओं के बीच का कोई फर्क बताओ। जो ऋग्वेद का राजा था और अभी के राजा में कोई फर्क बताना है। थोड़ा सा तिथियों के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जो कि वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। वेदों कितने वेद होते हैं? 4 वेद। पहला कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। 3500 साल पुराना पहले जो है वो वेदों की रचना हुई थी, 3500 साल पहले हुई थी। अब महापाषाणों किससे निर्माण की शुरुआत? महा का मतलब बड़ा, पाषाणों का मतलब पत्थर। तो जो महापाषाण यानी कि बड़े पत्थर हैं, उनसे निर्माण की शुरुआत कैसे हुई थी? लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास कैसा था? 3600 से 2700 साल पहले हुआ था। चरक एक वैद्य था और उसने एक चरक संहिता नामक बुक लिखी थी, जो कि चिकित्सा शास्त्र पे आधारित है। यह लगभग 2000 साल पहले की। अब एक आपको आओ याद करने के लिए दिया गया है, वहां पे लिखना है कि सुमेल करना है। सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। दूसरी तरफ सजाए गए पत्थर, यानी कि महापाषाण का मतलब है सजाए गए पत्थर। सूक्त अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। दास अनुष्ठान करते थे, गुलाम थे। यज्ञ में अनुष्ठान होता था। वाक्यों को पूरा करो। डेड डेस्क के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। डेड डेस्क में महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान डेड डेस्क के काम करते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान कब्रों का काम करते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल एक शव को डालने निकालने के लिए किया जाता था। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो चैप्टर आज का समाप्त हो गया है। ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो आज का चैप्टर यहाँ से खत्म है।